एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम आर डी शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे थे। आज की इस क्लास में एक न्यू चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। आज की इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। दैट मीन्स किस फॉर्मेट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो फॉर्मेट का होता है। दैट मीन्स जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो वो इस फॉर्मेट में उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो ए बी एंड सी जो होते हैं वो आर रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर्स एंड ए नॉट इजिकल टू क्या होता है बेटा? जीरो होता है। यहाँ पे कंडीशन हमें याद रखना है कि जो ए की वैल्यू है बेटा वो कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो के अदरवाइज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो चेंजेबल होता है। दैट मीन्स बार बार बदलता है। कैसे बदलेगा और कौन कौन से आपको न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म मिल सकते हैं, उनकी भी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। बिना स्क्रैप किए वीडियो को देखेंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बेहतर तरीके से मैथ को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें बेटा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सपोज करो यदि c इक्वल टू जीरो हो जाए। दैट मीन्स अगर c की वैल्यू जीरो होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे चेंजेबल होगा और किस फॉर्मेट में हमें मिलेगा। तो अगर बेटा यहाँ पे c की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू जीरो। एंड सपोज करो कि यदि हमारे पास b की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रहे हैं। जैसे जब हमने c की वैल्यू जीरो की तो यहाँ पे हमें एक न्यू स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू जीरो। एंड जब यहाँ पे हमने b की वैल्यू को जीरो कंसीडर किया तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू जीरो के फॉर्मेट में मिल गया। अब सपोज करो कि यदि हम b की वैल्यू को भी जीरो कंसीडर कर लें एंड सी की वैल्यू को भी जीरो कंसीडर कर लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती है। कंडीशन क्या है बेटा? कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। एंड जो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यदि इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा तब भी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इस फॉर्मेट में इक्वेशन होगी तब भी आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। एंड इस फॉर्मेट में होगी तब भी आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहोगे। एंड अगर ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू जीरो के फॉर्मेट में होगा तब भी आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे तो उससे हम भी मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करा सके और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसे सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं और उन मेथड के थ्रू कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा हमें कुछ मेथड याद रखना है। जैसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है बेटा? फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एंड जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू कैसे हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सेकंड मेथड है उसका नाम क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड थर्ड मेथड हमें यहाँ पे याद रखना है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके थ्रू कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको भी समझेंगे। एंड जो लास्ट मेथड है वो है अपना बेटा ग्राफिकल मेथड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड। चारों बेटा इम्पोर्टेंट है। यदि एग्जाम में कोई स्पेसिफिक नाम लेके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपकी मजबूरी होती है कि आपको उसी मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी मेथड इजी लगेगा उस मेथड के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स का डिस्क्रिमिनेट से क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का मतलब होता है बेटा कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी उस x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? रूट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की कोई वैल्यू आएगी। सपोज करो x की वैल्यू यहाँ पे a आ चुकी है एंड x इक्वल टू x की जो वैल्यू b है। सो a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 होंगे। दैट मीन्स जो a और b है वो गिवन इक्वेशन के क्या कहलाएंगे बेटा? रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। तो अब इन्हीं रूट्स का जो नेचर है उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लियर करना है कि जो नेचर हैं वो तीन टाइप के नेचर होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा रियल एंड इक्वल। फर्स्ट क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। एंड जो सेकंड नेचर है वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अभी इसके बारे में और भी डीप में समझेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट नेचर होता है वो होता है नॉट रियल। क्या होता है? नॉट रियल। एंड इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स भी जो है वो बोलते हैं।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके 3 टाइप के नेचर होते हैं। फर्स्ट नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स जो वैल्यू एक्स की आएगी वो वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी। एंड इक्वल, इक्वल का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू यहाँ आएगी वही एक्स की वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए। तो वो नेचर कैसा कहलाएगा, रियल एंड इक्वल कहलाएगा। एंड जो नेक्स्ट नेचर है वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वैल्यू रियल होगी बट डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ x की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 या कोई अदर नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। एंड जो थर्ड नेचर है वो होता है बेटा रियल एंड इमेजनरी। नोट रियल एंड इमेजनरी, दैट मीन्स जो रूट हैं वो कैसे होंगे, नोट रियल होंगे। कैसे होंगे, नोट रियल होंगे। अब यहाँ पे इस नेचर का डिस्क्रिमिनेट से क्या रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपको पहले क्लियर रखना है कि जैसे हमारे पास सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेट डिफाइन करने का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेट कैसे डिफाइन करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो थ्रो है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें डिस्क्रिमिनेट को डिफाइन करना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का डिस्क्रिमिनेट से क्या रिलेशन है। तो हमें याद रखना है बेटा कि जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कैसी होगी बेटा, 0 की इक्वल होगी, दैट मीन्स जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। दैट मीन्स हम डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू को देख के समझ सकते हैं कि किसी भी रूट्स के नेचर कैसे होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेट 0 के इक्वल होगा तो नेचर कैसा होगा बेटा, रियल एंड इक्वल। एंड अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 0 से बड़ी है, तो उस सिचुएशन में नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा बेटा, रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स रियल वैल्यू होगी और अलग अलग वैल्यू होगी। एंड नेक्स्ट, अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है कि अगर बेटा डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू नेगेटिव होगी, कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो उस सिचुएशन में जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो नॉट रियल एंड इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी आपको कंप्लीट आरडी शर्मा प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।